नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के 19 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की। ये हमारा सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं अगर मन करे तो। और जो एक्सपेक्टेड सेट है इसी आधार पर आपका जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मैं उसी पैटर्न CGL और CHSL को मिक्स करके 25 क्वेश्चंस जो आगे करवाया, मतलब पीछे करवा रहा था 20 सेट, और जो आगे 5 सेट करवाऊंगा। 5 सेट तो आपके यही हो जाएंगे प्रीवियस ईयर, मतलब जो CHSL हुआ था, और बाकी 20 सेट एक्सपेक्टेड होंगे। तो आपके 25 सेट जो होंगे वो आपका ओवरऑल कवर कर जाएगा। और DI आपको यहाँ के वीडियो के लास्ट में एक लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे एक वीडियो दिखेगी, उस पर क्लिक करके आप DI के 5 वीडियोज़ हैं 2-2 घंटे के, वो देख लेंगे। मोर देन एनफ होगा, CPO CGL सबके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो रेड कलर का बटन है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कहा गया इफ़ x = tan 40 देन द वैल्यू ऑफ 2 tan 50 कितनी होगी। आपसे कहा गया अगर x tan 40 हो तो 2 tan 50 अंश की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर 2 tan 50 अंश की वैल्यू पूछी जाए, 2 tan 50 अंश, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan 50 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 - 40 अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा 2 tan, आपको पता है tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी 2 cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 40, यानी 2 cot 40 हो गया। अब आपको पता है 2 cot 40 को लिख सकते हैं 2/tan 40, 2/tan 40। अब आपको ये भी पता है कि 2/tan 40 कितना दिया गया, x, यानी आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 2/x, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। 2/x आपकी वैल्यू हो गई, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया ये शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 25,000 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल दिस आर्टिकल टू गेट ए लॉस ऑफ 15%। कहा गया कि एक दुकानदार अगर 25% लाभ पे कोई चीज़ बेचना चाहता है तो 25,000 की बेचता है। यानी अगर उसने 100 की खरीदी रही होगी तो उसने 25% लाभ यानी 125 में बेचा। अब आपसे कहा गया अगर 100 रुपये पे उसे 15% का लॉस कमाना हो, यानी 85 रुपये में बेचना हो। अगर 15% का लॉस यानी 15 रुपये का लॉस, 100 पे 15 रुपये का लॉस यानी 85 में बेचना। और आपको ये 125 बराबर दिया गया 25,000। अगर ये 125 बराबर 25,000 है तो आप कहेंगे 1 बराबर यहाँ से 200 हो जाएगा। अब अगर 1 बराबर 200 हो गया तो 85 बराबर कितना हो जाएगा, 85 × 200 यानी 17,000। यानी अगर वो दुकानदार आपको 15% लॉस में बेचना चाहता है तो कितने में वो सामान बेचेगा, 17,000 में। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा गया ये ट्रेन कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाई 1/3 देन इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन विल कवर द सेम डिस्टेंस। कहा गया कि एक ट्रेन जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है, अब कहा गया इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाई 1/3। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर डिस्टेंस 150 रही हो, समय 5 घंटे का लगता हो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कहा गया कि अगर स्पीड को 1/3 कम कर दिया जाए, यानी स्पीड हमारी 30 थी, 1/3 कम कर दी गई, यानी 30 का 1/3 10 कम कर दी जाए, यानी अभी स्पीड कितनी बची, 20। तो आपसे कहा गया देन इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन विल कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि जब स्पीड 1/3 मतलब 1/3 यानी कि 1/3 कम कर दी गई, यानी 20 हो गई, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम t = होता है डिस्टेंस 150 अपॉन स्पीड 20। ये जीरो कट गया, 15/2 यानी 7 सही 1/2 घंटे। कितने घंटे लगने वाले हैं, 7 सही 1/2 घंटे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑफन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, कहा गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्किल। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, आप लोग जो चिल्लाते रहते हो पेड कोर्स लेना है नहीं लेना है, मैं बताऊं आपको, प्री मेंस किसी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर कर ले रहे हो और कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हो, बेसिक के पीछे पहले भाग रहे हो, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग के 4-5 महीने केवल बेसिक के पीछे भाग रहे हो, तो ट्रिक खुद जनरेट हो जाती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, तो आप ये ना भागो कि पेड कोर्स इनका ले लूँ, इनका ले लूँ, इनका ले लूँ, इसमें आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दुकानदार होते हैं। आपने जो दाल, खुद एक चीज़ बताओ, आप मार्केट में गन्ना खरीदने जाओगे कि आपके पास अगर 5 बीघे खेत हो तो गन्ना बो के 2 गन्ने अगर आपको चूसने हो, चबने हो, तो आप क्या करोगे, गन्ना खरीदने जाओगे। अगर 2 गन्ने खरीदने हो तब तो आप खरीद लोगे मार्केट से इजीली, क्योंकि उसके लिए खेत। लेकिन अगर आपको 50 कुंटल गन्ने का काम है तो आप क्या करोगे, 5 बीघे खेत है आपके पास, करने के लिए आदमी है, तो आप क्या करोगे, खुद
क्या करोगे, खेती करवाओगे। तो यही चीज़ें होती हैं। अगर सब कोई अनाज खरीदने के पीछे भागेगा तो किसानी कौन करेगा, किसान कौन बने, ये चीज़ें समझना। इन चीज़ों में मतलब जो हिडन मीनिंग है, रीड बिटवीन द लाइन्स व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि छिपे हुए मीनिंग को समझिए। आगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्किल की अगर रेडियस आर हो 2 पाई आर, यानी परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल। अगर पूरे सर्किल की एरिया पूछी जाए तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है। अब क्वार्टर सर्किल की पूछी जाएगी तो 1/4 हो जाएगी, यानी 2 पाई आर बराबर 22। पाई से कटेगा 22 तो 7 दे देगा, यानी 2r = 7, यानी r = हो गया 7/2। अब यहाँ पे रख दो, यानी ये हो गया 1/4 गुड़े पाई की वैल्यू 22/7 गुड़े 7/2 गुड़े 7/2, यही कर देना। 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 2 से काट देना, ये भी 11 हो गया, यानी 11 7 77/4 दूनी 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि ये डेटा सेंटीमीटर में दिया गया था, एरिया पूछी गई है, तो एरिया बराबर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। ठीक है, आपसे कहा गया इफ x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू 14159 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। देखिए, अगर आपको दिया गया हो x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू k, तो आप कहते हैं x² + 1/x² कितना होता है, अंडर रूट में k + 2, अंडर रूट में k + 2, यानी आपका हो जाएगा अंडर रूट में 141 59 + 2, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 141 61, और 141 61 का वर्गमूल कितना होता है, 119। अब आपको यहाँ से पता चल गया x² + 1/x², और आपको पता है अगर x² + 1/x² बराबर a हो तो x + 1/x बराबर कितना हो जाता है, अंडर रूट में a + 2, यानी a की वैल्यू कितनी है 119 और 2 121, और 121 का वर्गमूल कितना हो जाता है 11। तो आपका आंसर कितना आ गया, x + 1/x बराबर 11। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया ax, by एंड cz आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC मीटिंग एट पॉइंट L। इफ द एरिया ऑफ ABC इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BXLZ। देखिए, एक ट्राइंगल ड्रा करिए, ट्राइंगल का नामकरण कर दीजिए। क्या नामकरण है, करिए ABC, ABC। 3 मीडियंस ड्रा करिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एंड एक ये हो गई, AX BY CZ, ये मीडियंस। अब कहा गया इनका मीटिंग पॉइंट क्या है, यानी किस बिंदु पे मिलती हैं, L पे मिलती हैं। आपको एक चीज़ और दिया गया कि ABC की एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ट्राइंगल ABC की जो एरिया दी गई है वो कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया क्वाड्रिलेटरल BXLZ की एरिया बतानी। मैं आपको बताऊं कि अगर मीडियंस किसी बिंदु L पे काट रहे हैं तो L क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी सेंट्रॉइड होता है, यानी L इज सेंट्रॉइड फॉर दिस सर्किल और दिस ट्राइंगल, यानी L सेंट्रॉइड हो गया तो ये इसको 6 बराबर भागों में बांटेगा, यानी एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी सभी की एरिया 1 1 1 ले सकते हैं। सभी की एरिया कितनी ले सकते हैं, 1 1 1 सबकी एरिया। अगर कुल एरिया 6 हो तो सबकी एरिया 1 1 हो जाएगी, लेकिन कुल एरिया 30 है, यानी 6 बराबर 30 दिया गया है, तो आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्या आपसे एक पूछा गया, नहीं, आपसे पूछा गया BXLZ, तो BXLZ कौन सा है, BXLZ, ये आपका क्वाड्रिलेटरल आएगा, और इसमें 2 ट्राइंगल होंगे। देखिए, एक ये, एक ये, और दोनों ट्राइंगल का मिला के एरिया कितना हो जाएगा, 2, यानी 1 बराबर अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्वाड्रिलेटरल BXLZ का एरिया कितना हो जाएगा, 2, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट को साइड के और वर्टिसेस को मिलाते जाएं तो आपको 6 ट्राइंगल प्राप्त होंगे, और सारे 6 ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल होगा। इस तरह का भी प्रश्न बहुत पॉपुलर है। कहा गया sin थीटा इज इक्वल टू 2x, cos थीटा इज इक्वल टू 2/x, 2/x यहाँ पे कर लीजिएगा, देन द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x² + 1/x²। एक काम करिए, आपको क्या काम करना है, अगर हम यहाँ से x की बात करें तो x बराबर हो जाएगा, या आप ऐसे करें, कुछ ना करिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो sin थीटा का स्क्वायर sin² थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा बराबर 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 2/x का स्क्वायर यानी 4/x का स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, यानी 4 टाइम्स ऑफ x² + 1/x² की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी। और आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हुज वैल्यू इज 1, यानी कि ये
1 हो गया। तो आपको यही पूछा गया था, आपने कह दिया 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल। अलजेब्रा का बहुत ही आसान प्रश्न, कहा गया इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 18 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 324 देन द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू पूछी। देखो अगर हम एक्सपेंड करें a क्यूब माइनस बी क्यूब को, यू नो दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लिख सकते हैं प्लस ए बी, सॉरी, ये बराबर आपको दिया गया 324। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप इसको a माइनस बी ऐसे लिखा रहने दो और इसको हम a माइनस बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये बराबर आपको दिया गया 324। अब आप देखिए a माइनस बी 18 है, 18 से 324 कटेगा 18 दे देगा, यानी आपका हो गया 18 का स्क्वायर 324 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18। इसको इधर ले आओ, यानी कि हो गया 306 इज इक्वल टू 3ab, यानी आपका ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306/3 यानी कि 102। समझ आ गया? तो आपका ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 102। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया व्हाट शुड बी डिक्रीज्ड फ्रॉम द रेशियो 16:19 सो दैट इट बिकम्स 7:6। देखो आपसे कहा गया 16:19 के रेशियो में कोई संख्याएं हैं, उनमें से क्या घटाया जाए, यानी दोनों में से, कि उनका अनुपात 7:6 हो जाए, यही पूछा गया। हम मान लेते हैं कि ए घटाने पे 7:6 हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुड़ा 16 माइनस ए में क्या गुड़ा होगा 6 का, यानी हो जाएगा 96 माइनस 6, ये बराबर हो जाएगा 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133 माइनस 7 है, यानी आपका 7a माइनस 6 से a इज इक्वल टू हो गया 133 माइनस 96 यानी कि 37, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया 37। यानी जो भी अनुपात था आपका उसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 16 छक्के 96 माइनस से अपन 19 माइनस से को 7/6 बनाना है, तो आपको a बराबर 37 घटा लेंगे तो हमारा अनुपात हो जाएगा 7:6। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक बार आप ऐसे सोचिए 57 हो यहाँ पे 48 हो, ये थोड़ा सा गलत दिया गया, क्योंकि अगर आपका कोई अनुपात दिया गया है 16/19 या आपकी कोई वैल्यू दी गई है a/b, आप ये गलती कर सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू दी गई है a/b और इसमें से k घटा रहे हैं, और आप देखिए कि क्या ये a/b से बड़ा आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुपात 16/19 दिया गया था और ये अनुपात अब 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पे 1 से छोटा था, ये अनुपात 1 से बड़ा हो गया, यानी कि जो अगर ये a/b था तो ये a/b से बड़ा हो गया। अब आप चेक करिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। b से गुणा करेंगे तो ab माइनस बी के बड़ा हो जाएगा ab माइनस ए के, यानी ab कट गया, यानी आप कह सकते हैं कि ए के को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, यानी ए के माइनस बी के बड़ा होगा 0 से, या के से भाग कर दीजिए, यानी a माइनस बी बड़ा होगा 0 से, और a माइनस बी बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब क्या हुआ कि a b दोनों पक्षों में b जोड़ दीजिए, यानी a बड़ा होगा b से। ये तभी पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू, यानी कि आप कोई किसी भिन्न में से अंश और हर दोनों में से के घटा रहे हैं और वो ओरिजिनल भिन्न से बड़ी हो जा रही है, तो आपका ये तभी पॉसिबल है कि ये दोनों या तो 1 से छोटे हों, दोनों रेशियो या तो 1 से छोटे हों, और या तो दोनों रेशियो 1 से बड़े हों, ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर कुछ घटाया जा रहा है अंश से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आप घटा रहे हैं और भिन्न हमारी 1 से छोटी थी और अंश और हर दोनों से घटाने के बाद वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि अगर यहाँ पे 16:19 ना हो के 19:16 था, तो कुछ घटाने के बाद 7:6 हो सकता था, यानी इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। यानी मैं आपको इनडायरेक्टली क्या समझाना चाह रहा था कि अगर a/b है और ये 1 से बड़ा है, अब a में से कुछ भी घटा ले, a माइनस के b माइनस के, तो ये भी 1 से छोटा होगा और साथ में ये ऐसे देखिए 1 से बड़ा, अगर ये 1 से छोटा हो, यहाँ पे 1 से छोटा कर दीजिए, तो a माइनस के b माइनस के ये 1 से तो छोटा होगा ही होगा और साथ में a/b से भी छोटा होगा। यहाँ पे आपको 16/19 दिया गया था जो कि आपका 1 से छोटा है, लेकिन जो 7/6 है वो 1 से बड़ा हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है? कहा गया द एरिया ऑफ ए राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कहा गया कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहा गया इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताई। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कर्ण। देखिएगा, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करिए जिसको आपको मानना है आइसोसेलेस, यानी अगर ये ए है, ये ए है, तो ये आपका √2a हो जाएगा। अब आपको दिया गया इसकी एरिया दी गई है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसकी एरिया निकालने जाओगे तो आपको 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी a इंटू ए, यानी a स्क्वायर बराबर आपका 121 आ गया, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 11√2।
अब आपका आ गया a बराबर 11√2। आपसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, √2 है, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई √2 टाइम्स ऑफ a 11√2। अब √2 इंटू 11√2 यानी कि 11 दूना 22 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता होगा अगर ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से √2 ये हो जाएगा। सुंदर सा प्रश्न एक और देखे ज्योमेट्री का। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्किल विद रेडियाई 4 सेंटीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि डिस्टेंस जो है दो इक्वल सर्किल्स के यानी कि इक्वल रेडियाई के सर्किल्स के सेंटर्स के बीच की 17 सेंटीमीटर, यानी ये 17 दिया गया है आपको। और आपसे कहा गया इनकी रेडियाई 4 4 है, तो आपसे कहा गया कि इनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। अगर मैं बात करूं कि इनके सेंटर्स के बीच की दूरी d हो और इनकी रेडियस r1 और r2 हो, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बराबर होती है अंडर रूट में d का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, यही होता है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका पता है d यानी 17 का स्क्वायर माइनस आपको पता है 4 4 8 का स्क्वायर, और आपको एक चीज़ और पता होगा 17 किसके साथ, अरे आप ऐसे कर सकते हैं, या 17 किसके साथ वो बनाता है ट्रिपलेट, 17 8 और 15, यानी आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो गई 15। या आप ऐसे देख सकते हैं 17 का स्क्वायर 289 में से 64 घटाते 225 आता है, उसका वर्गमूल 15, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना हो गया 15। अच्छा, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी जाती है तो यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है। यानी अगर यहाँ से आपसे मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी जाएगी दो सर्किल्स के बीच के, तो आपके अगर उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d हो तो d स्क्वायर माइनस अगर रेडियाई r1 और r2 हो तो r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं देंगे। कहा गया अनिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, अनिल 8 दिन में पूरा कर सकता है। कहा गया अमित उसी कार्य को 14 दिन में करता है, अमित 14 दिन में करता है। कहा गया दे बोथ वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क, दे वर गिवन RS 4400 फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ अमित। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वेजेस का पहला क्वेश्चन है यानी मजदूरी का पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं कि अगर आप A अनुपात B में काम करेंगे, आपको पता है जो ज़्यादा काम करता है वो ज़्यादा पैसे पाता है, जो कम काम करता है वो कम पैसे पाता है। अगर A 8 दिन में कर सकता है और ये A मतलब अनिल 8 दिन में कर सकता है, और जो आपका अमित है वो 14 दिन में कर सकता है। अगर 14 8 का एलसीएम लेने जाओगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 56, यानी 56 यूनिट अगर टोटल कार्य है। तो आपको पता है अनिल एक दिन में करता है 7 यूनिट और अमित करता है 4 यूनिट, तो जिस अनुपात में ये काम करेंगे उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। आपसे कहा गया कि अमित का शेयर निकालना है। अमित ने कार्य कितना किया 4 यूनिट, कुल कार्य कितना हुआ 4 + 7 11 यूनिट, यानी 4/11 हिस्सा इसने कार्य किया, तो पैसा भी 4/11 हिस्सा मिल जाएगा, यानी 4400 का 4/11 हिस्सा, यानी इसको कितना मिलेगा 1600 रुपये। 1600 रुपये किसको मिलेगा अमित को। और अगर अनिल का पूछा जाता तो अनिल ने किए 7 हिस्से आउट ऑफ 11, तो आपका हो जाता 2800 रुपये। समझ आ गया, तो जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में दाम। देखिए कहा गया इन ट्राइंगल XYZ L इज द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल, इफ YXZ इज इक्वल टू 40 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ YZ। देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला आप सभी को पता होगा आता कहाँ से, ये भी सीख लेते हैं। देखिए आपका एक ट्राइंगल है XYZ, इसका सरकम सेंटर है L, सरकम सेंटर यानी परिवृत्त का केंद्र, परिकेंद्र जिसको कहते हैं। ये आपका परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या होता है, जो सभी शीर्षों से बराबर दूरी पे होता है। अब आपको ध्यान से देखना है, थोड़ी देर की परेशानी, अगर हम इसको x माने तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि समान त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको y मानूँ तो ये भी y हो जाएगा, और ऐसे इसको z मानूँ तो ये भी z हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा, आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये y है आपका, ये x है, ये x है, ये z है, ये z है। आप एक चीज़ देखिए, आप अगर निकालने जाएंगे तो आपको पता चल गया x + y + z, आप तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो x + y + z यानी कि 2x + 2y + 2z इज इक्वल टू आपको मिल गया। अगर 2x + 2y + 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x + y + z कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, अगर y + z 90 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है। अरे आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये x है, ये x है, तो ये हो जाएगा 180 - 2x। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप x निकालने जाएं तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 - y + z हो जाएगा, यानी 90 - y + z। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए। आपसे कौन सा कोण पूछा गया YZL यानी x की वैल्यू पूछी गई। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ y
कौन सा कोण आपको पता है? वाई एक्स जेड पता है आपको, यानी आपको वाई प्लस जेड पता है। देखिए यहाँ पे वाई एक्स जेड यानी कि वाई एक्स जेड की वैल्यू पता है, यानी वाई प्लस जेड बराबर पता है 40। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी 90 माइनस, देखिए वाई प्लस जेड यानी वाई ये है, जेड ये है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाई एक्स जेड। इसकी वैल्यू 40 अंश, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 50 अंश। अब ये एक्स 50 अंश हो गया। आपसे पूछा गया वाई जेड एल की वैल्यू। वाई जेड एल है क्या? ध्यान से देखिए, वाई जेड एल को हमने माना कितना था? एक्स। तो आपका वाई जेड एल कितना आ गया? 50 अंश। समझ आ गया ना? आपने क्या कहा कि एल अगर सरकम सेंटर है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, तो आपका ये भुजा बराबर, ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि तीनों परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। अपरिवृत्त की त्रिज्याएं, अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये जेड ये भी जेड। अब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपको पता चला एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 90। अब यहाँ से x अगर निकालने जाओगे तो 90 माइनस वाई प्लस जेड। अब आप देख पा रहे होंगे वाई प्लस जेड यहाँ पे देखिए, वाई प्लस जेड क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी दी गई? 40 अंश। पुट कर दिया, यानी 90 माइनस 40 50 आ गया। और वाई प्लस जेड है क्या आपका? और सॉरी, आपसे पूछा क्या गया? वाई जेड एल, यानी वाई जेड एल, ये वाला कोण पूछा गया जो मैंने ग्रीन कर दिया। ये इसकी वैल्यू है कितनी? एक्स। तो एक्स ही आपने निकाला 50 अंश है, यानी वाई जेड एल बराबर 50 अंश हो गया। कहा गया द एवरेज एज ऑफ 40 मेंबर्स इज 36 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 25 मेंबर्स इज 27 ईयर्स एंड दैट ऑफ लास्ट 16 मेंबर्स इज 50 ईयर्स। यहाँ पे 50 कर लीजिएगा। फाइंड द एज ऑफ 25th मेंबर। कहा गया कि अगर 40 लोगों की, यहाँ पे लिखिएगा नंबर, यहाँ पे लिखिएगा एवरेज, यहाँ पे लिखिएगा टोटल। कहा गया 40 लोगों की एवरेज एज अगर 36 वर्ष हो तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 40 गुणे 36 यानी 1440। फिर कहा गया पहले 25 की औसत आयु 27 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 675। 25 गुणे 27। अगर लास्ट 16 की औसत आयु है 50 तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 800। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। कहा गया अगर 40 मेंबर हैं टोटल, अगर पहले 25 लिया जाए और लास्ट के 16, तो आपको पता है इसमें 25वां मेंबर भी आ जाएगा, और इसमें अगर लास्ट के 16 लेंगे तो 25वें मेंबर से ही स्टार्ट होगा, यानी 25वां मेंबर इसमें भी आ जाएगा। यानी अगर हम 25 और 16 जोड़े हैं तो 41 जो सदस्य आ रहे हैं, 41 क्यों आ रहे हैं जब ओरिजिनल 40 में? क्योंकि 25वां मेंबर 2 बार आ जाए। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 40 मेंबर तो आ ही रहे हैं, प्लस 25वां मेंबर, और कुल आयु कितनी जुड़ के आ रही है? 8 से 1475। यानी आप कहेंगे 40 व्यक्तियों की आयु प्लस 25वां व्यक्ति एक बार और, तो 1475 हो रहा है। यानी हमारा 25वां व्यक्ति कितने का हो जाएगा? 1475 माइनस 40 व्यक्तियों की आयु कितनी थी? 1440। घटा लीजिएगा, 1475 माइनस 1440 35 वर्ष। तो आपकी आयु कितनी आ जाएगी? 35 वर्ष। आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर 40 व्यक्ति हैं, एवरेज 36 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 गुणे 36। सिमिलरली 25 व्यक्ति हैं, 27 एवरेज है, तो टोटल 675। ऐसे 16 व्यक्ति हैं, 50 एवरेज है, तो 16 गुणे 50 टोटल आयु हो जाएगी। कहा गया राम बारोज सम ऑफ मनी फ्रॉम श्याम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। राम पेड 9/8 टाइम्स द सम आफ्टर 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कहा गया राम ने जो है वो श्याम को 9/8 रुपये दिए, यानी कि अगर 800 लिया था तो 900 पे कर दिया। 100 रुपये क्यों एक्स्ट्रा दिया? 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, यानी 1 वर्ष का कितना हो गया? 20 रुपये। अब आप ध्यान से देखिए, 800 रुपये पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपये आता है, तो रेट ऑफ परसेंट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन गुणे 100। 1 2 8 से काटेंगे तो ये 5/2 ईयर हो, 5/2% हो जाएगा। समझ आ गया? यानी 800 पे अगर 900 मिल रहा है, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 5 साल में, यानी 1 साल का हो गया 20 रुपये। 1 साल का 20 रुपये कितने पे? 800 पे, यानी रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 20/800 गुणे 100। ये प्रश्न देखिए, कहा गया 2 सर्कल्स विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिएगा, अगर आपसे मैं कहूँ ये 2 सर्कल्स हैं जो टच कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बड़ा बनाइए, ये आपके 2 सर्कल्स हैं जो टच कर रहे हैं। कहा गया एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके बीच सेंटर्स के बीच की दूरी 5 + 20 25 हो जाएगी, यानी डी बराबर आपको दिया गया 25। अब आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अभी हमने निकाली, क्या होती है? अंडर रूट में d² यानी 25 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, यानी 20 - 5 यानी 15 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में a² - b², 25 15 40 इंटू 25 - 15 10, 40 10 400 का वर्गमूल 20, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ये प्रश्न देखिएगा, कहा कि इफ cot θ = 3/2, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। ध्यान दीजिएगा,
अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 दिया गया तो tan थीटा बराबर आप कहेंगे 2/3 हो गया, बात खत्म। tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब आप देखिए ये आपका देगा √12 cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा लिखिए, बाकी 3 tan थीटा बराबर 2/, √13 sin थीटा, √13 sin थीटा और प्लस माइनस 2 cot थीटा कितना हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाल लेना। अगर मैं बात करूँ tan थीटा बराबर 2/3 है, आप ऐसे देखिए ये है 2, ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा √13। तो आपका यहाँ से जाए अगर तो √12 को √12 ही लिखा रहने दीजिए। cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 3/√13 और प्लस 2 बटे √13 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√13 और -3। √13 कट गया, यहाँ पे √13 कर लीजिएगा तभी कटेगा, √13 कट गया यानी आपका हो गया 3 2 5 बटे 2 -3 यानी -1 यानी आपका आंसर हो जाएगा -5। तो आप यहाँ क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा, √13 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई √13 sin थीटा -2 cot थीटा। ठीक है, तो आपको ये कर लेना, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक भाई का मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका डाउट था तो मैंने डाउट सेम का सेम उठा लिया। तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड SI ऑन ए सम RS इतना फॉर 5/4 ईयर्स एट 12% पर एन। देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12% एक वर्ष के लिए, ठीक है 12% एक वर्ष के लिए, तो एक महीने के लिए कितना हो गया 1% और आपको दिया गया 5 महीने यानी रेट हो गया आपका 5%। ठीक है, अब आपको समय दिया गया 5/4 साल, 5/4 साल में कितने महीने होंगे 15 महीने और आपको पता है 5 मंथली लगता है यानी कि 5 महीने पे अगर आप किसी से 15 महीने के लिए ब्याज लेके आएँ और कहें 5 महीने पे आ जाना तो कितनी बार आएगा आपके घर 3 बार। अब आपसे सीधे पूछा गया कि 5% की दर से 3 वर्षों के लिए, ऐसे समझिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, तो आप कहते हैं P इंटू R/100 का होल क्यूब प्लस 3P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में P और R की वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, या P R/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा SI3 माइनस CI3। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपको P की वैल्यू रखनी है 12,000, रेट रखना है 5%, आपको बस और कुछ नहीं रखना, P और R की ही वैल्यू रखनी। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। आपके 2 डाउट थे, दोनों ले रहे हैं। आप किसी का भी डाउट हो तो आप यहाँ पे भेज दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट वैसे उठा लूँगा। कहा गया एन आइटम इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, गेन ऑफ 66.67% एंड 37.5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस इज RS इतना, फाइंड CP ऑफ द आइटम। देखो कहा गया कि कुछ CP था और उस पर पहले 66.67% का क्या लिया गया, प्रॉफिट लिया गया। अगर मैं बात करूं कि कोई चीज़ हमारी 3 रुपये की खरीदी जा रही थी तो 66.67% यानी 2 इस पर फ़ायदा लिया गया यानी ये 5 की बिकी। दूसरे केस में कहा गया 37.5%। अब 37.5% को सॉल्व करने जाओगे तो लिखोगे 37.5/100। अब आप इसको यहाँ से 0 हटाओ, यहाँ 25 से काटोगे 40 आ जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 से करना 25 और 12 1 25 पंचे 125, 5 या 15 5 8 40 यानी हमारी वस्तु अगर 8 की थी तो 3 रुपये क्या मिला, लाभ मिला। यानी 8 की थी 3 रुपये लाभ लेके 11 में बेचा और ये बराबर आपको दिया गया 341 12 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 3 33 11 1 11। अब यहाँ से CP बराबर हो जाएगा 24 गुणे 20 गुणे 31 यानी आपका हो गया 24 गुणे 20 480 गुणे 31, 31 0 में 31 हासिल आए 31 0 0 और आपका हो जाएगा 31 अट्ठे कितना हो जाएगा 248। ठीक है, हासिल आएगा 24, 31 चौको 124 और 224 आएगा, 31 चौको 124 हो जाएगा और उधर हासिल कितना आया था 24 यानी 148। आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं हमने गलत तो नहीं करा। बाकी 14,880 आपका अनुपात है। देखिए हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आप 66.67% की गेन की बात करें यानी कि 2 रुपये गेन लिया जा रहा है, 3 रुपये अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को 3 रुपये में खरीदा है उस पर 2 रुपये का गेन लिया है तो 66.67 होता है। सिमिलरली अगर 37.5 लेना है तो आप कहेंगे 8 रुपये वाली वस्तु 3 रुपये लाभ पे बेचेगी यानी 8 3 11 पे बेचेगी, ऐसे 3 वाली वस्तु 5 पे बेचेगी। वही मैं लिख रहा हूँ कि 3 अगर CP था तो 5 पे बेचेगी पहले उसके बाद, और 8 अगर CP होता तो 11 पे बेचेगी दूसरे फायदे के बाद, और टोटल आपको ये दिया गया, आप CP सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, डाउट भी मैंने आपका ले लिया, आप खुश भी होंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और देखो मुझे पता है मेरा कंटेंट अच्छा है, वाह वाही करिए ना करिए, बस आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल।